आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का 4th फंक्शन है। इस बुक की हमने शुरुआत की थी मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट का हमने इंट्रोडक्शन लिया, उसके प्रिंसिपल्स पढ़े, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जाना, फिर हमने 4th चैप्टर से स्टार्टिंग करी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। अब हमने पढ़ा उसके बारे में प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ हमने सोचा कि हमें क्या करना है, वहां पे हमने कोई भी काम किया नहीं था, सिर्फ हमने वहां पर सोचा है। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में जो हमने प्लान किया ना, हमने उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना शुरू किया। हमने ये देखा कि जो हमने प्लानिंग कर रखी है उस प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या काम करना होगा और कैसे कैसे किन किन लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, किन किन से हमें वो काम करवाना है। ठीक है, फिर हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ा। स्टाफिंग चैप्टर में हमने लोगों को रखा अपने यहाँ पर, हमने प्लानिंग कर रखी थी, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर रखा था। उसके बाद स्टाफिंग के अंदर हमने देखा हमें कितने लोगों की जरूरत है, के हिसाब से अलग अलग लोगों को हमने अपने यहाँ पर रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, उनको ट्रेन किया। ठीक है, पर अब तक भी काम शुरू नहीं हुआ है। हम 3 फंक्शंस परफॉर्म कर चुके हैं, अब तक भी काम शुरू नहीं हुआ है। काम की शुरुआत कहाँ होती है? डायरेक्टिंग में जाके। ठीक है, तो चैप्टर 7 हमें यह बताएगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों से काम करवाया जाता है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं लोगों से काम कराने के लिए। देखो, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग वर्ड माइंड में आते हैं ना, हमारे माइंड में आता है जस्ट इंस्ट्रक्शंस, कि हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, किसी को कमांड दे रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब यही तो हुआ ना, डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन देना, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देना। पर देखो, इंस्ट्रक्शन देने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब यही नहीं सिर्फ अपनी बात को बोल देना। इंस्ट्रक्शन के अंदर हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं डायरेक्टिंग की, कि डायरेक्टिंग होता क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग इज टेलिंग द सबऑर्डिनेट्स। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा डायरेक्टिंग इज इंस्ट्रक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, मैंने लिखा टेलिंग द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स को बताना है, क्योंकि बताने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि हमें अपने सबऑर्डिनेट्स को बताना है। क्या बताना है? व्हाट टू डू, कि क्या करना है आपको। जब तक मैं यहां पर आपकी सुपीरियर हूं, आप लोग मेरे सबऑर्डिनेट्स हो, जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं कि आपको क्या काम करना है, आप काम करेंगे नहीं। अपनी मर्जी से हो सकता है कुछ भी कर सकें, लेकिन जब आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, अगर आप मेरे यहाँ पर ज्वाइन करके बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से काम करेंगे ना। तो जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं कि क्या करना है, तो आप कैसे करोगे। तो डायरेक्टिंग का मतलब ये है, सबसे पहले ये बताना व्हाट टू डू। पर सिर्फ बता देना ही मेरा काम है क्या? नहीं, सिर्फ बता देना ही मेरा काम नहीं है, सीन देखना भी है। बताने के बाद देखना भी है, दे डू इट, कि वो उस काम को कर रहे हैं। मैंने आपको बता तो दिया व्हाट टू डू कि क्या करना है, पर मैं देखूंगी भी कि क्या वो काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। आप अपने खुद की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और वो एबिलिटी कैसी होनी चाहिए आपकी? बेस्ट। सिर्फ काम करना ही नहीं है, अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ करना, यानी कि जो आपका पोटेंशियल है पूरा। आपने सोचा कि आपको क्लास 12th में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं ना। हमारा टारगेट है कि सबसे पहले तो हमें पास होना है, हमारा पहला टारगेट ये है, हमें पास होना है। पास हो जाने के बाद हमें अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, वो पास हमने अच्छे मार्क्स के साथ होना है। तो हमारी बेस्ट एबिलिटी क्या है कि भाई हम 80% वाले हैं, हम 90% वाले हैं, हम हैं, हम 80-90 वाले हैं। हमें उस चीज को पहचानना है, हमें देखना है कि क्या हम अपने उस पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हैं। सो डायरेक्टिंग ये है। क्या है डायरेक्टिंग? अपने सबऑर्डिनेट्स को बताना क्या करना है, और ये देखना कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बोला कि इंस्ट्रक्शंस देना ही सिर्फ डायरेक्टिंग नहीं होता। डायरेक्टिंग के अंदर जब ये आप बता रहे हो ना अपने सबऑर्डिनेट्स को कि क्या करना है, तो उसके बताने के बहुत तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं? देखो, डायरेक्टिंग का मतलब इन्फ्लुएंसिंग भी होता है, मोटिवेटिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है, कम्युनिकेटिंग भी होता है। हम यहां पर आपको इन्फ्लुएंस भी करते हैं। भाई, मैं अपनी बात आपके सामने ऐसे रखूंगी कि आप मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो जाओगे। आप में से कितने लोग रेगुलर कॉलेज करना चाहते हो? करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, दोनों से कर सकते हो, कहीं से भी हो जाए।
बट मैं चाहती हूँ कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करो। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप अपनी ग्रेजुएशन वहां से परस्यू करो। मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स मैंने आपको बताए जिसकी वजह से आप मेरी बात को मानने के लिए राजी हो गए कि ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी हमारी पढ़ाई चल रही है कि ठीक है वहां पे हमारा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। तो जब मैंने आपको उसके कुछ की पॉइंट्स बताए, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, तो आप मेरी बात को मान गए। तो मेरा बताने का तरीका है, तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि मेरे बात को बताने से आप उस बात को समझ गए। अब तक आपको बात समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टिंग। दूसरा मैं कह रही हूँ कि इट इज मोटिवेटिंग ऑल्सो। मोटिवेटिंग का मतलब क्या है कि मैं आपके सामने एक ऐसी चीज लाके रख रही हूँ जिसको देख के आप मोटिवेट हो रहे हो। अब जैसे कि कुछ बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स ना कुछ कुछ चीजें रख देते हैं कि देखो अगर आप 90% लेकर आए तो हम आपको आपकी पसंद का फोन दिलवा देंगे, बॉयज को कहते हैं आपकी पसंद की बाइक दिलवा देंगे, कार दिलवा देंगे। तो ये भी तो एक मोटिवेशन ही है। यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्शन दिया आपको कि अगर ये रास्ते पे चलोगे तो ये मिल जाएगा, तो ये भी एक मोटिवेशन है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा लीडिंग मैंने कहा कि मैं आपके साथ चल रही हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपकी लीडर हूं, आप मेरे फॉलोवर्स बनो, जैसा मैं कहती जा रही हूं वैसे करते जाओ। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टिंग। कम्युनिकेटिंग, बट ये सब कुछ क्या बिना कम्युनिकेशन के हो सकता है? सिर्फ मैं अपनी बात बोल दूं, आपकी बात ना सुनूं, या आप अपनी बात बोल दें, मैं अपनी बात ना बोलूं? नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो डायरेक्टिंग में सब कुछ आता है, ठीक है। हम आगे जाके डायरेक्टिंग के कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें हम ये सारी चीजों को पढ़ेंगे कि कैसे डायरेक्टिंग इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग पे। सो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के लिए अगर मुझे डायरेक्शन देना तो मुझे फिट रहना पड़ेगा, तो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के लिए है कॉल मी फिट, ठीक है। कैसे याद रखना है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग के लिए? अगर मैं ही सुस्त सी रहूंगी, मैं ही अगर बीमार से रहूंगी तो मैं आपको डायरेक्शन नहीं दे पाऊंगी ना। तो इसके लिए डायरेक्टिंग करने के लिए कॉल मी फिट। तो जहां पर सी है हमारे पास कंटिन्यूअस प्रोसेस, और एफ है हमारे पास फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आई है हमारे पास इनिशिएट एक्शंस, और टी है हमारे पास टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं यही इसके लिए आपको यूज करना है। तो सबसे पहले कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है। देखो, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तब तक डायरेक्टिंग चलेगा। बिना डायरेक्टिंग के ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ही नहीं हो सकती। देखो, जब हम 12th क्लास में एंटर हुए ना, तो सीबीएसई ने हमारे सामने एक सिलेबस लाके रखा। ये जो उसका सिलेबस भेजा ना उसने हमें, ये उसने अपनी डायरेक्शन दी थी हमें। अब उसी डायरेक्शन के बेसिस पर ही तो हम काम कर रहे हैं। जब तक आपकी 12th चल रही है तब तक हम सीबीएसई को ध्यान से देखते जा रहे हैं। सीबीएसई जो जो इन्फॉर्मेशन भेजती है, जो भी उसके सर्कुलर्स आते हैं, हम उस पर पूरी नजर जमा के रखे हुए हैं कि वो क्या क्या क्लास 12th के बारे में बार बार बताती जा रही है। हम पूरे साल उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें उसको फॉलो करना जरूरी है। तो जब तक आपकी क्लास 12th चल रही है तब तक आप उसको फॉलो कर रहे हो, तब तक उनकी डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हो। कंटिन्यूअस है। आपकी 12th क्लास खत्म होगी, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लोगे तो कॉलेज वालों की डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू करोगे। तो जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक डायरेक्टिंग चलती रहेगी। डायरेक्टिंग कभी खत्म नहीं होती। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है ना, हर साल चल रहा है, हर महीने चल रहा है, हर दिन चल रहा है, तो डायरेक्टिंग भी हर दिन चल रही है, ठीक है। उसके बाद इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एवरी मैनेजर डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। टॉप टू बॉटम ही तो जाएगी। एक सुपीरियर ही तो सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है। आजकल उल्टा चलता है ना, जूनियर सीनियर्स को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। पर कायदा क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, ठीक है। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसके बाद इट इनिशिएट्स एक्शन। अब इसको मैं क्या समझाती हूँ कि सपोज करो कि एक ना डांस शो होने वाला है, एक डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। तो डांस परफॉर्मेंस क्या ऐसी हो जाती है कि बंदा सामने जाके बस खड़ा हो जाता है और नाचना शुरू कर देता है? नहीं, उससे पहले पूरी स्टेज की सेटिंग होती है, पूरी प्लानिंग होती है, एक स्टेज सेटअप किया जाता है। तो दिस इज अ प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता है, लोगों को काम बांटा जाता है। बांटने के बाद लोगों को रखा जाएगा ना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, म्यूजिक आपको बजाना है, आपको डेकोरेशन का काम करके रखना है, आपको बाकी अरेंजमेंट्स करके रखने हैं। और उसके बाद जैसे ही वो बंदा स्टेज पे पहुंचा, म्यूजिक स्टार्ट करने के लिए एक हिंट आई और म्यूजिक स्टार्ट और परफॉर्मेंस शुरू। ये भी तो डायरेक्टिंग है। तो जहां पर बाकी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक सेटिंग कर रहे होते हैं, एक स्टेज तैयार कर रहे होते हैं, डायरेक्टिंग आपके एक्शन को स्टार्ट करने का काम करता है। तो डायरेक्टिंग से ही आपके एक्शंस शुरू होते हैं। बिना डायरेक्टिंग के एक्शन की शुरुआत नहीं होती। एक एक्टर भी जब परफॉर्म करने जा रहा होता है तो जब तक उसको वो एक्शन नहीं बोला जाता तो वो भी स्टार्ट नहीं करता, है ना। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जब तक एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को बता नहीं देता तब तक उसकी भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तो डायरेक्टिंग
एक्शंस को क्या करता है, इनिशिएट करता है। इट्स परफॉर्म्ड विद अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आप ना इसको इन शॉर्ट परवेसिव भी बोल सकते हो। पता है ना आपको परवेसिव क्या होता है, हर जगह अप्लाई होने वाला, है ना। तो यहां पर भी तो यही बात बोल रहे हैं कि डायरेक्टिंग हर लेवल पे अप्लाई होता है। इट टेक प्लेस वेयरएवर अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। जहां भी आपको सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा वहां डायरेक्टिंग होगा ही होगा। तो देखो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारी ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता ही तो है। ये जो हमारी मैनेजमेंट हायरार्की है, ये क्या बताती है, यही तो बताती है। तो जहां भी आपको सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा वहां आपको डायरेक्टिंग भी मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक सबको कि फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पर। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के लिए अब देखो फिर से वही बात कि अगर मुझे डायरेक्टिंग करनी है तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, मुझे स्मार्ट बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और जीनियस बनना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग को आपने कैसे याद करना है, आई एम स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड जीनियस। ठीक है, तो हाउ आई एम स्मार्ट, बिकॉज आई इनिशिएट एक्शंस, है ना, हम एक्शन की शुरुआत करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, तो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिस्पॉन्सिबल का आर हमने इस्तेमाल करना है। रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस। अब ये रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ते हैं। और जी है हमारे लिए ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट्स, यानी कि इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, तो अब करते कैसे हैं इस काम को, सबसे पहला ही पॉइंट है हमारा इनिशिएट एक्शंस। जो आपने फीचर में याद करा यहां पर इनिशिएट एक्शन में, वही सेम बात है यहां पर भी, वही इसका फीचर भी है, वही उसकी इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर। यहां पे मैं वही बात करूंगी कि डायरेक्टिंग की वजह से ही एक सबऑर्डिनेट काम करना शुरू करता है। जैसे कि सपोज करो आपको ये क्वेश्चन कर रहे हो बैठ के, ठीक है, आपको उसमें डाउट क्रिएट हुआ, तो आप मेरे पास आए कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैंने आपके डाउट को सॉल्व किया। तो जब मैं वो डाउट सॉल्व कर दूंगी तो आप आगे के स्टेप्स परफॉर्म कर पाओगे। इसी तरीके से एक सबऑर्डिनेट भी अपने सुपीरियर के पास जाता है, जैसे उसका सुपीरियर उसके डाउट्स को क्लियर कर देता है तो वो आगे का काम करना अपना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टिंग एक्शंस को इनिशिएट करता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम काम करते करते ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब हमें ऐसा लगता है ना कि हम जिस तरीके का काम कर रहे हैं, हम जितना हार्डवर्क कर रहे हैं उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर एक अच्छा लीडर अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है, वो उसे ये बताता है कि आपने अब तक अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो काम नहीं हो पाया। तो यहां पर डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो अपने एम्प्लॉयज की हेल्प करता है कि आप किस तरीके से अपना पूरा पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आपको अपना पोटेंशियल इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूं कि आप लोग एग्जाम टाइम पे पूरी मेहनत करते हो, पूरी भी नहीं कहूंगी अभी कि पूरी मेहनत करते हो, आप करते हो सिर्फ मात्र 30-40%, अगर मैं सही बात कहूं तो। कोई रेयर ही होगा जो 50 से 60% इस टाइम पे मेहनत कर रहा होगा। तो उस 50, 60 या 30-40% भी जब आप मेहनत करते हो तो आपके 80 में से अगर 20, 27, 30, 34, 40 मार्क्स आ रहे हैं, अगर इस 50-60% की तैयारी या 30-40% की तैयारी पे भी, तो आप खुद सोच लो, अगर आपने अपना 100% लगा दिया, अगर आपने पूरे साल जम के पढ़ाई कर ली, उस 10 दिन की पढ़ाई और पूरे साल की पढ़ाई में फर्क होगा या नहीं होगा? अगर आपने पूरे साल अच्छे से जम के पढ़ाई कर ली, अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल कर लिया, तो क्यों नहीं टॉप करोगे तुम? हर बच्चा टॉप कर सकता है अगर वो चाहे तो। आपने जितनी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी ना, वो फेलियर्स की देखी होंगी। हम कभी बैक बेंचर्स हुआ करते थे, हम कभी फलाना क्लास में फेल हुए थे और आज हम यहाँ पे एजुकेटर हैं, आज हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखो कभी बहुत सारे टीचर्स की स्टोरीज देखो, सक्सेस स्टोरीज। वो जरूरी नहीं सारे टीचर्स हमेशा से पढ़ाकू थे, वो हो सकता है बचपन में नालायक थे, धीरे धीरे करते हुए उन्हें समझ में आया और किसी ने उन्हें मोटिवेट किया या किसी चीज ने उन्हें मोटिवेट किया या उनकी कहीं ऐसी तगड़ी बेइज्जती हुई कि उस बेइज्जती ने उन्हें मोटिवेट किया कि आज वो सक्सेसफुल हो गए और आज वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। तो डायरेक्टिंग अपने एम्प्लॉयज की भी ऐसे ही हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि किस तरीके से वो अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। देखो जहां बहुत सारे लोग होते हैं ना, वहां पर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स भी आते हैं, वहां कहीं ना कहीं आपसी प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत होती है कॉपरेशन और कमिटमेंट की, कोऑर्डिनेशन की। एक बैलेंस बनाना पड़ता है एक्टिविटीज के बीच में, स्टेबिलिटी लानी पड़ती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच का रिश्ता भी खराब होगा ना, तो उससे सफर ऑर्गेनाइजेशन करेगा। जब आपको पसंद नहीं आ रहा किसी से बात करना, तो आप अपने ढंग से पूरी बात कहोगे नहीं,
जब पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करोगे तो कौन सफर कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन सफर कर रहा है, आपसे जुड़े हुए लोग सफर कर रहे हैं। ठीक, तो डायरेक्टिंग के अंदर वो स्टेबिलिटी बनाना भी एक हमारा जो सुपीरियर होता है उसका काम होता है। तो यहां पर डायरेक्टिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाए रखता है कि सब आपसी मेल जोल से एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा इट रिड्यूसेस द रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस। अब रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन। किसी भी काम को जब सामने से लेकर आया जाए तो आपको आदत है उसको मना करने की। हम कहते हैं क्या होता है, जब हम किसी काम को करते हैं ना तो हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और फिर जब उस कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकालने की कोशिश की जाती है ना तो हम बड़े ना परेशान से हो जाते हैं कि यार क्यों करना है। तो सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एम्प्लॉइज काम करते थे, ठीक है, अब वो ना बहुत पुराने एम्प्लॉइज हैं, अब तक वही काम करते हुए आ रहे हैं, शुरू से बहुत साल हो गए उनको, 10-12 साल हो गए, किसी को 7-8 साल हो गए। तो सब मैनुअल वर्क करते थे, ऑन पेपर ऑन रजिस्टर सब काम करते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक नया चेंज आया कि यार अब से ना सारा काम कंप्यूटराइज्ड होगा। अब उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको कंप्यूटर चलाना आता था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता था। हमने कहा अब से सिर्फ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम चलेगा, सारी चीजें ऑन कंप्यूटर होंगी। तो ऐसे में उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? रेसिस्टेंस। वो करेंगे ऑपोजिशन कि नहीं नहीं बेकार की चीजें हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना कंप्यूटर लगाओगे इतना पैसा लगेगा आपका, बिजली जाएगी, ये होगा वो होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। वो लोग रेसिस्ट करना शुरू कर देते हैं, उन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सुपीरियर उनके सामने आया, उसने उन्हें समझाया कि देखो अगर कंप्यूटराइज चीज होगी तो आज हमारे रिकॉर्ड्स चोरी हो सकते हैं, फट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैनुअल चीज है, रजिस्टर फट भी सकता है, खराब हो सकता है, कोई चोरी करके भी ले जा सकता है, टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है लिखने वगैरह में। तो कंप्यूटराइज सिस्टम अगर हम करेंगे तो बहुत इजीली काम हो जाएगा, हम उसकी कॉपीज भी बना के रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं उसको, टाइम सेविंग है, इफेक्टिव है, चीपर है, इकोनॉमिकल है। प्लस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिखाएंगे। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक हम आपको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये काम एक सुपरवाइजर, ये काम एक सुपीरियर ने किया ना, समझाया ना, डायरेक्शन दी ना, उसको मोटिवेट किया, इन्फ्लुएंस किया कि ये आप ही का फायदा है। यहां ना काम करके कहीं और भी काम करने जाओगे तो आपके करियर के लिए अच्छा है कि आपका एक स्किल ऐड हो गया कि आप कंप्यूटर चलाना भी जानते हो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी आपकी। तो इस तरीके से डायरेक्टिंग क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट को उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है कि कोई भी अगर बदलाव आ रहा है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता है ना कि डायनामिक है, बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं, अपडेट होना पड़ता है हमें। तो वो मदद करता है आपकी किस तरीके से आने वाले चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। आप हमेशा ना सेम चीज को नहीं कर सकते, आपको वक्त के साथ बदलना ही होगा। आप सोचो कि यार आज हम ऐसे पढ़ते आए हैं तो हमेशा हम ऐसे पढ़ते आएंगे, नहीं, आपको अपनी टेक्निक्स बदलनी होंगी, आपको अपने मेथड्स चेंज करने होंगे, वो टाइम टू टाइम आपको करना होगा। तो अपोज नहीं करना किसी भी चीज को, एक्सेप्ट करना है और खुद को अपडेट करना है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं सोचूं यार मैं अकेले अकेले काम कर लूं, सबऑर्डिनेट सोचे मैं अपने हिसाब से अकेले अकेले चल के काम कर लूं, सुपीरियर सोचे यार मैं अकेले अकेले चल के अपने आप काम कर लूं, तो नहीं हो सकता। हमें ग्रुप में रहकर काम करना। देखो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं तो हम ग्रुप में काम करते हैं, तो उन सभी के ग्रुप एफर्ट्स को मैं एक साथ लेकर आना है। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट है हमारा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। जब तक ये सारे मिलकर नहीं चलेंगे ना तब तक काम नहीं चलेगा। तो डायरेक्टिंग हेल्प करता है कि किस तरीके से सभी के एफर्ट्स को हमें एक साथ लेकर आना है, एक साथ कैसे उन्हें मिलाना है, उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन सेटअप करना है, ये डायरेक्टिंग का ही काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टिंग बनाता है हम लोगों को स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल और जीनियस। कैसे कि भाई वो इनिशिएट करता है एक्शंस को, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाकर रखता है, रेसिस्टेंस को रिड्यूस करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ठीक है।